आप सभी का स्वागत है विद्यार्थियों। आज हम 8th ग्रेड कक्षा 8 विषय गणित सत्र 2024-25 की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का पहला पाठ शुरू करेंगे। यहाँ पे परिमेय संख्याएं लिखी हुई हैं। हम जानते हैं संख्याओं की शुरुआत प्राकृत संख्याओं से होती है, यानी कि गिनती से, जो 1 से प्रारंभ होती है और सब अनंत तक जाती है, यानी सबसे बड़ी गिनती बता पाना संभव नहीं है। जब उसमें शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो यही सेट कहलाता है पूर्ण संख्याएं। फिर इसी में जब आगे हम इन दोनों के अतिरिक्त ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लेते हैं तो ये समूह और बड़ा हो जाता है और कहलाता है पूर्णांक संख्याएं। इसके अलावा और इसमें संख्याओं को बढ़ाते हुए हम ऐसी संख्याओं को शामिल कर लेते हैं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जाता है, जहां पर q बराबर नहीं है 0 के और p और q दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं। या एक तरीके से हम कह सकते हैं बटे वाली संख्याएं, जिसमें ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं और धनात्मक संख्याएं भी होती हैं, उन्हें कहा जाता है परिमेय संख्याएं। चलिए अब हम प्रश्नावली कर लेंगे। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न दिया हुआ है, शून्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सही उत्तर है परिमेय संख्याओं के योग के लिए तत्समक होता है, यानी कि शून्य को किसी भी संख्या के साथ में हम जोड़ेंगे तो उस संख्या का योग वही संख्या आती है। 2 में शून्य को जोड़ेंगे तो उत्तर 2 आएगा। तो पहला आंसर है, हमने यहाँ लिख दिया है, उसके सामने का गोला हमने डार्क कर दिया है। अगला प्रश्न है 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या कौन सी है? यानी समान संख्या से अंश और हर में गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर है सी, यानी 4/6। इसके सामने का गोला हम भर देंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपने मानक रूप में है? मानक रूप यानी न्यूनतम रूप में है, जिसे और छोटा नहीं किया जा सकता, तो वो है सी 1/2। तो यहाँ पर हमने सी आंसर लिख दिया है और उसके सामने का गोला भर दिया है। अगला प्रश्न है एक 7/2 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से 5/3 मीटर लंबाई का कपड़ा काटने पर कितना कपड़ा शेष बचेगा? इसका आंसर भी 11/6। पांचवा प्रश्न है एक आयताकार भूमि की लंबाई 17/2 मीटर है और चौड़ाई 13/2 मीटर है। भूमि का परिमाप कितना होगा? परिमाप का मतलब होता है उसके चारों ओर की बाउंड्री की लंबाई। तो इसका आंसर है बी 30 मीटर। दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6, तो ऋण 4/9 में हमें जोड़ना है ऋण 4/9 को। जब हमें इस प्रकार से जोड़ते हैं तो योग आ गया है ऋण 8/9, ये है उत्तर। दूसरा सवाल है 7वां नंबर का सवाल है, सरल कीजिए 3/7 गुणा 28/15 भागित 14/5। तो हम इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो ये संख्या पलट जाएगी, ऊपर वाली नीचे, नीचे वाली ऊपर, चिन्ह के बाद वाली। यहाँ हल कर लेंगे तो यहाँ पे आ गया है 6/21, काटने पे उत्तर आ रहा है 2/7। अगला प्रश्न है एक हवाई जहाज 1 घंटे में 1020 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो वह 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करता है? 1020 किलोमीटर। तब 25/6 घंटे में दूरी निकालने के लिए हम 25/6 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे गुणा करने पर गुणनफल आ रहा है 4250 किलोमीटर। ये है हमारा उत्तर। अगला प्रश्न है वितरकता के नियम के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखिए हमने सवाल को हल कर लिया है। इसका आंसर आ रहा है 1/5। अगला प्रश्न है यदि एक 143/2 मीटर लंबे तार को बराबर बराबर लंबाई के 26 टुकड़ों में बांटा जाए तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी? तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें तार की कुल लंबाई में 26 से भाग देना होगा। हम जानते हैं भाग डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो भाग के चिन्ह को गुणा में बदलेंगे और जब ऐसा करते हैं तो बाद वाली संख्या पलट जाती है। जैसे ये संख्या अंश में है तो ये हर में आ गई है। अब हमने भाग दे दिया है तो उत्तर आ रहा है 2.75 मीटर। प्रश्न क्रमांक 11, एक किसान के पास 49 सही 4/5 हेक्टेयर क्षेत्रफल का एक खेत है। वह इसे अपने पुत्र और 2 पुत्रियों में बराबर बराबर बांटना चाहता है। प्रत्येक के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यहाँ प्रत्येक के भाग का क्षेत्रफल, क्योंकि 3 बराबर भागों में बांटना चाहता है तो हम 3 से भाग दे देंगे।
भाग को गुणा में बदला है यहाँ पे और इसको हल कर लिया, तो प्रत्येक को मिलेगा 16 सही 3/5 हेक्टेयर। क्योंकि प्रश्न मिश्रित भिन्न का था इसलिए हमें उत्तर भी मिश्रित भिन्न में ही देना है। प्रश्न क्रमांक 12, क्या 1 सही 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.6 है, क्यों और क्यों नहीं? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 सही 2/3 को हम विषम भिन्न में बदलते हैं, तो 3 एकम 3 में 2 जोड़ा 5/3, 5/3 का गुणात्मक प्रतिलोम है 3/5, या इस 3 में 5 से भाग देने पर आ रहा है 0.6, क्योंकि 5/3 और 3/5 का गुणा करने पर 1 आ रहा है, इसलिए तो उत्तर है हाँ। प्रश्न क्रमांक 13, प्रश्न क्रमांक 13 का पहला प्रश्न का उत्तर है 1/2 से कम। दूसरे प्रश्न का उत्तर है 3/4 बड़ा है सबसे, 5/8 उससे छोटा है और 5/11 उससे छोटा है, सबसे छोटा है 2/5। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 में हमें दिया गया है 3 विद्यार्थी ए, बी और सी अपने घर से विद्यालय के लिए क्रमशः 5/4, 3/4 तथा 7/3 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। विद्यार्थी ए और बी की दूरियों का अनुपात क्या है? तो इनका अनुपात हम ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे देखिए अनुपात आ रहा है 5:3, 5/3 यानी कि 5:3। दूसरा प्रश्न है सबसे ज़्यादा दूरी किस विद्यार्थी ने तय की गई? तो जो सबसे बड़ी संख्या है तीनों में वो है 7/3। हमने यहाँ पे संख्याओं को घटते क्रम में लिख लिया है, तो सबसे ज़्यादा दूरी सी ने तय की है, 7/3 यानी कि सबसे ज़्यादा दूरी विद्यार्थी सी ने तय की है। अध्याय 2, एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो ऐसे समीकरण जिसमें चर की घात 1 होती है रैखिक समीकरण कहलाते हैं, जिसमें केवल एक ही चर है। किसी भी समीकरण में बराबर का चिन्ह होता है, जिसके बाईं ओर वाला भाग कहलाता है बायां पक्ष, दाईं ओर वाला भाग कहलाता है दायां पक्ष। इस प्रकार से समीकरण में 2 भाग भी होते हैं, दायां पक्ष, बायां पक्ष और दायां पक्ष। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय कथन समीकरण है? तो हम जानते हैं समीकरण में बराबर का चिन्ह होता है और 2 पक्ष होते हैं, तो हमारा उत्तर है ए। हम ए वाले गोले को गहरा कर देंगे। इसी प्रकार से दूसरा सवाल है 3x धन 2 बराबर 13 में x का मान क्या है? तो x का मान हल करने पर आ रहा है 11/3। डी वाला ऑप्शन हमारा उत्तर है। तीसरा प्रश्न, एक चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं? तो इसका उत्तर है बी, केवल एक हल होता है। क्योंकि उसमें चर एक होता है इसलिए एक ही हल होगा। 2 संख्याओं का योग 16/7 है। यदि एक संख्या 11/7 है तो दूसरी संख्या कौन सी होगी? तो हम 16/7 में से 11/7 को घटा देंगे तो हमें दूसरी संख्या मिल जाएगी जो कि है सी, यानी 5/7। प्रश्न क्रमांक 5, किसी संख्या के तिगुने में 15 जोड़ने पर 93 प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी है? तो इसका उत्तर है ए, 26। प्रश्न क्रमांक 6, हल कीजिए। 5x ऋण 3 बराबर x धन 2। तो ये समीकरण का हम इसी रूप में लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए चर वाले पदों को एक तरफ कर लिया है और अचर पद को दूसरी तरफ कर लिया है। हम जानते हैं इससे चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। 4x बराबर 5 यानी x का मान आ गया है 5/4। किसी संख्या को 8 से भाग दिया जाता है तो परिणाम ऋण 3 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने माना वह संख्या y है, तो सवाल के अनुसार हमने समीकरण बना लिया है और इस समीकरण को हल करने पर उत्तर आ रहा है y बराबर ऋण का 24। अगला प्रश्न है, रमेश ने एक संख्या सोची, उसका 2 गुना किया और उसमें 20 जोड़ा। परिणामी संख्या को 25 से भाग देने पर 4 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? तो हमने माना वह संख्या z है। प्रश्न के कथन के अनुसार हमने यहाँ पे देखिए समीकरण बना लिया है। इस समीकरण को हल करने पर उत्तर आ रहा है 40, यानी वह संख्या है 40। प्रश्न क्रमांक 9, 10 के 2 क्रमागत गुणजों का योग 210 है, तो इनमें से छोटा गुणज क्या है? तो हमने माना कि छोटा गुणज y है और प्रश्न के अनुसार बड़ा गुणज y धन 10 होगा। अब इन दोनों का योग 210 है। पक्षांतरण करके हम y का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो पहला जो छोटा गुणज है वो आ रहा है 100 और दूसरा बड़ा गुणज है 110। दोनों का योग है 210। सवाल नंबर 10, x के किस मान के लिए निम्न
आकार का परिमाप 186 सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं ये आकृति एक आयत है। आयत का परिमाप यानी इसकी बाउंड्री की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दो और उसका डबल कर दो। तो यहाँ पे हमने मान रख दिया है और हल करने पर उत्तर आ रहा है 3, यानी कि x बराबर 3 के लिए परिमाप लंबाई और चौड़ाई का योग 186 सेंटीमीटर होगा। एक बढ़ई एक पलंग बनाने के लिए 2600 रुपये लेता है। इसमें प्रयोग की गई सामग्री की लागत 1100 रुपये है। तब मजदूरी वो 200 रुपये प्रति घंटा ले रहा है। तो कितने घंटे काम किया? तो यहाँ पे देखिए 2600 में से 1100 घटाया हमने, और क्योंकि 200 रुपये घंटा मजदूरी ले रहा है तो 200 से भाग दे दिया। तो यहाँ पर उत्तर आ रहा है 7 सही 1/2 यानी 7.5 घंटे काम किया उसने। समीकरण हल कीजिए। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे समीकरण को हल कर लिया है। हल करने पे मान आ रहा है 27/10। प्रश्न क्रमांक 13, समीकरण हल कर उत्तर की जांच कीजिए। तो यहाँ पे हमने देखिए समीकरण को हल कर लिया है। तो यहाँ पे x का मान आ रहा है, चर का मान 5/2। अब जांच करने के लिए चर का मान x की जगह पर समीकरण में रख दिया है। अब क्योंकि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों का मान बराबर आ रहा है तो इससे हमारा उत्तर सही है। एक माँ और उसकी 2 पुत्रियों ने एक कमरे का निर्माण 75,000 में करवाया। बड़ी पुत्री ने अपनी माँ के भाग की धनराशि का 3/8 धनराशि का योगदान दिया तथा छोटी पुत्री ने अपनी माँ के भाग की धनराशि का 1/2 यानी आधा धनराशि दी। तीनों ने पृथक पृथक कितनी धनराशि का योगदान दिया? तो हमने यहाँ पे मान लिया कि माँ का हिस्सा जो है वो z है। तब प्रश्न के अनुसार यहाँ पे हमने एक समीकरण बना लिया है। इस समीकरण को हल करने पर देखिए माँ का हिस्सा निकला है 40,000 रुपये, छोटी पुत्री ने उसका आधा दिया है यानी 20,000 रुपये, और समीकरण के अनुसार बड़ी पुत्री ने दिए हैं 15,000 रुपये। सवाल नंबर 15 में देखिए हमें एक मॉडल बना के दिया गया है समीकरण का, और इसी प्रकार के 2 समीकरण दिए हुए हैं जिनके मॉडल बनाने के लिए हमें कहा गया है। आपको विशेष रूप से यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पर 7 के आगे जो है y लिखा हुआ है, लेकिन आप उसको x बना लें क्योंकि यहाँ पे हमें संकेतक x के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे y का कोई संकेत नहीं दिया गया है। ऋण 1 के लिए यहाँ पे ऋण और धन 1 के लिए धन का चिन्ह दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हमने ये मॉडल समीकरणों के बना लिए हैं। अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना। तो यहाँ पे चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं, इनको हम समझेंगे। समलंब चतुर्भुज, पतंग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत, वर्ग। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है तथा किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 अंश होता है। किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। ऑप्शन है डी। तो हम ऑप्शन डी को यहाँ पे डार्क कर देंगे। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोणों पर विभाजित कर रहे होंगे तो वह है, तो इसका उत्तर है ए समचतुर्भुज। षटभुज के प्रत्येक अंतःकोण का योग है तो वो है 7c यानी 720 अंश। एक चतुर्भुज के 3 कोण बराबर हैं, चौथे कोण की माप 120 अंश है। बराबर कोणों में से प्रत्येक की माप होगी, तो इसका हम जानते हैं चतुर्भुज के 4 कोणों का योग 360 अंश होता है। तो यहाँ पर इसके अनुसार हमने निकाला है ऑप्शन सी यानी 80 अंश। एक वर्ग एबीसीडी में विकर्ण ओ बिंदु पर मिलते हैं तब त्रिभुज एओबी है एक। तो ऑप्शन ए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 60 अंश है। तो हम जानते हैं सभी बाह्य कोणों के कुल माप जो होती है वो 360 अंश होती है। प्रत्येक बाह्य कोण की माप 60 अंश दी हुई है हमें, तो हम 60 से 360 में भाग दे देंगे। तो यहाँ पे हमें भुजाएं मिल गई हैं, 6 भुजाएं हैं, यानी वो एक षटभुज है।
प्रश्न 7, दी गई आकृति में कोण x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए चतुर्भुज के चारों बाह्य कोणों का योग 360 अंश होता है, ये हम जानते हैं किसी बहुभुज में। तो हल करके यहाँ हमने x का मान निकाल लिया है 100 अंश। प्रश्न क्रमांक 8, एक बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण 108 अंश है, इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ पे बाह्य कोण निकाला है, तो 180 में से अंतः कोण घटाकर बाह्य कोण निकला है 72 अंश। अब भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए हम 360 में 72 से भाग दे देंगे, तो भुजाएं निकल गई हैं 5, यानी कि पंचभुज है। दिए गए समांतर चतुर्भुज PQRS में कोण R 80 अंश हो तो अन्य सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने के कोण बराबर होंगे, यानी कोण P बराबर कोण R के है 80 अंश का, और जो आसन्न कोण होते हैं उनका योग होता है 180 अंश। तो कोण Q हमने निकाल लिया माइनस करके 100 अंश का। अब क्योंकि कोण Q 100 अंश का है तो कोण S भी 100 अंश का ही होगा। प्रश्न क्रमांक 10, किसी समबाहुभुज के बहिष्कोण का यानी बाह्य कोण का अंतः कोण से अनुपात 1:4 है, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया, प्रश्न के अनुसार समीकरण बना लिया है। x का मान आया है 36 अंश, प्रत्येक बाह्य कोण की माप 36 अंश से, और 36 से हमने भाग दिया 360 में, तो हमारा भुजाओं की संख्या आ गई है 10। अगला प्रश्न है, दिए गए समांतर चतुर्भुज में x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न के अनुसार 6y सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो 6y बराबर 120, y का मान आ गया है 20 अंश। ये मान को हम समीकरण में रख देंगे और x का मान निकल गया है 10 अंश। प्रश्न क्रमांक 12, पतंग PQRS में x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो y का मान, क्योंकि पतंग में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो y का मान ये y कोण और ये y कोण 110 के बराबर है, तो y का मान आ गया है 110 अंश। और हम जानते हैं इस प्रकार से चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है, तो हम 360 में से घटा के निकाल लेते हैं। x का मान है यहाँ पर 80 अंश। एक आयत PAIR पेयर में कोण ARI, कोण RMI और कोण PMA ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न के अनुसार हमने यहाँ पे हल कर लिया है। ARI 55 अंश का है, RMI 70 अंश का है और PMA उसके बराबर है। सम्मुख कोण है क्योंकि 30, 60 और 90 अंश वाले दो सेट स्क्वायर को अगर आप आपस में जोड़कर चतुर्भुज बनाते हैं तो इस प्रकार से एक आयत बनता है और एक समांतर चतुर्भुज बनता है, जिनकी विशेषताएं यहाँ पर लिखी हुई हैं। अध्याय 4, आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़े मतलब हमारे दैनिक जीवन से संबंधित जो भी जानकारियाँ आती हैं उनका से संबंधित चीज़ों का हम इस अध्याय में पढ़ेंगे, जैसे कि परिसर क्या होता है, अंकगणितीय माध्य या माध्य क्या होता है, माध्य किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, बहुलक किसे कहते हैं, माध्यक क्या होता है और प्रतिनिधि मान या केंद्रीय मान किसे कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 1 है, संपूर्ण और उसके एक भाग को दर्शाने वाला आलेखीय निरूपण है। तो इसका ऑप्शन उत्तर है डी, पाई चार्ट। संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण है, तो इसका उत्तर है सी, यानी चित्रालेख। जब एक पासे को फेंका जाता है तो 2 आने की प्रायिकता है, तो इसका ऑप्शन है ए, यानी कि 1/6। जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता है, तो सिक्के पे केवल 2 ही होते हैं, तो चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता होगी बी, यानी 1/2। 2 में से 1 संभावना रहेगी। प्रश्न क्रमांक 5 है, तो इसका उत्तर है डी, यानी कि चौथा। एक थैले में 5 लाल गेंदें और 3 काली गेंदें हैं। थैले के अंदर बिना देखे लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो कुल गेंदों की संख्या है 8, यानी 8 बार हम हाथ डाल के गेंद निकाल सकते हैं। उसमें से लाल गेंद प्राप्त करने की संभावना है 5 बार, तो प्रायिकता होगी 5/8। अगला प्रश्न है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 5 से बड़ी एक संख्या हो, 5 से बड़ी संख्या नहीं हो,
सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो और सम संख्या है। पहले विकल्प का उत्तर है 1/6, दूसरे विकल्प का उत्तर है 5/6, तीसरे का उत्तर है 1/6 और चौथे का उत्तर है 3/6 यानी कि 1/2। दंड आलेख दिया गया है जिसमें कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। प्रत्येक वर्ष में दी गई सूचना के अनुसार इस दंड आलेख के द्वारा क्या सूचना दी गई है, तो अलग अलग शैक्षिक वर्षों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई, तो दंड आलेख के अनुसार वर्ष 2004 और 5 में। किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, तो दंड आलेख में देख के आप समझ सकते हैं 2007 और 8 में विद्यार्थियों की संख्या सबसे अधिक है। बताइए कि यह सत्य है या असत्य कि 2005-6 में विद्यार्थियों की संख्या 2003-4 की संख्या की दुगनी है, तो ये हम देख सकते हैं असत्य है। प्रश्न क्रमांक 9 में यहाँ पर देखिए द्विदंड आलेख दिया गया है जिससे संबंधित प्रश्न नीचे लिखे हुए हैं, हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। इस द्विदंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है, तो 2 शैक्षिक वर्षों में एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषयों में प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं। दूसरा प्रश्न किस विषय में विद्यार्थी के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ है, तो गणित विषय में हम दंड आलेख को देखकर पता लगा सकते हैं। किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई है यानी कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष नंबर कम आए, तो वो है अंग्रेजी विषय। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। किस विषय में प्रदर्शन समान रहा है, तो हिंदी विषय में देखिए दोनों वर्षों के दंड आलेख की लंबाई बराबर है। प्रश्न क्रमांक 10 दी गई सारणी में किसी राज्य के खाद्यान्न उत्पादन को दर्शाया गया है, आंकड़ों को दंड आलेख में दर्शाइए। तो यहाँ पे देखिए दिए गए आंकड़ों के अनुसार हमने दंड आलेख बना लिया है। 2001 में 45 टन, तो यहाँ देखिए 40 और 60 के बीच में 45 आ रहा है। 2002 में 48, तो ये थोड़ा सा और ऊपर है। 2003 में 60, तो ये 60 तक जा रहा है। 2004 में 62, तो थोड़ा और ऊपर है। और 2005 में 80, तो ये 80 की सीध में दंड आलेख बना हुआ है। प्रश्न क्रमांक 11 किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है, इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट के द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमने विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर कुल भाग निकाला है और केंद्रीय कोण कितना बन रहा है वो निकाल कर केंद्रीय कोण के अनुसार यहाँ पे एक पाई चार्ट बना लिया है। प्रश्न क्रमांक 12 672 विद्यार्थियों के स्कूल आने जाने के विभिन्न साधनों को पाई चार्ट में दर्शाया गया है। चार्ट देखें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ पे देखिए एक पाई चार्ट दिया गया है। पहला प्रश्न है कितने विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं, तो हम देख पा रहे हैं 90 डिग्री दिया हुआ है, तो इस डिग्री को हमें संख्या में बदलना है। तो इसके लिए हम 90 में 360 से भाग देंगे क्योंकि वृत्त पूरा 360 अंश का होता है। तो यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या निकल गई है 168। दूसरा प्रश्न है कितने विद्यार्थी बस से स्कूल जाते हैं, तो इसी प्रकार से देखिए 120 अंश का कोण बन रहा है। तो हम यहाँ 360 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। यहाँ देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 तिया 36, तो यहाँ बटे में 3 आ गया है। अब 3 से भाग दिया तो आया 224 विद्यार्थी हैं जो बस से स्कूल जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 में हमें एक पाई चार्ट दिया गया है और कुछ प्रश्न किए गए हैं जिनके उत्तर हमें देना है। पहला प्रश्न है कितने प्रतिशत भूमि नहरों द्वारा सींची जाती है, तो पाई चार्ट के अनुसार 46% भूमि नहरों के द्वारा सींची जाती है। दूसरे का उत्तर है टैंक द्वारा और तीसरे का उत्तर है 25% भूमि ट्यूबवेल द्वारा सींची जाती है। अगला प्रश्न है किसी व्यक्ति की मासिक आय 15,000 रुपये है, उसके द्वारा मासिक बचत को पाई चार्ट पर दर्शाने वाले त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण 60 अंश है। उसके द्वारा कितनी मासिक बचत की गई है, यह मासिक आय का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर देखिए कुल मासिक बचत निकालने के लिए 360 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पे आ गया है 2,500 रुपये। और उसकी मासिक बचत प्रतिशत में निकालने के लिए 100 में 6 से हम भाग देंगे तो 16.66%।
प्रश्न क्रमांक 15, आप अपने एक दिवस की दिनचर्या में व्यतीत समय जैसे स्कूल जाने का, सोने का, खेलने आदि के लिए नीचे दी गई सारणी भरिए। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने समय लिख दिया है अपने अनुसार, आप अपने अनुसार इसको लिख लें, और यहाँ केंद्रीय कोण भी निकाल दिए हैं। इन कोणों के अनुसार आप पाई चार्ट बना सकते हैं। तो आप पाई चार्ट बना के कमेंट में ज़रूर शेयर करें उसका पिक मेरे साथ में। अध्याय 5, वर्ग और वर्गमूल। वर्ग, जब हम किसी संख्या का उसी संख्या के साथ गुणा करते हैं या उतने ही बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो हमें जो संख्या प्राप्त होती है वो उस संख्या का वर्ग कहलाती है। जैसे 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, पचम 25, तो 5 का वर्ग क्या है 25, और वर्ग को घात 2 के रूप में लिखा जाता है। इसी प्रकार देखिए यहाँ कुछ वर्ग आपको निकाल के बताए गए हैं। जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 2 दूना 4, 3 का वर्ग 3 तिया 9, 4 का वर्ग 4 चौके 16, और a का वर्ग a गुणा a यानी a की घात 2। यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र दिया हुआ है। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा यानी भुजा की घात 2। इस प्रकार हम यहाँ दिए गए वर्गों के क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं 1, 2, भुजा की लंबाई 2 वर्ग इकाई है, तो 2 गुणा 2 यानी कि 4 वर्ग इकाई इस वर्ग का क्षेत्रफल है। इसी प्रकार से यहाँ पर 1, 2 और 3 वर्ग की भुजा की लंबाई 3 इकाई है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल होगा 3 गुणा 3 यानी कि 9 वर्ग इकाई। यहाँ पर संख्या और उनके वर्गों की एक सारणी दी गई है जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप जरूर से याद करें। प्रश्न क्रमांक 1, संख्या पैटर्न के अनुसार अगली संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए वर्ग चल रहा है, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 7 का वर्ग है 49, तो हम सी वाला ऑप्शन भर देंगे। किसी संख्या के इकाई का अंक 4 या 6 हो तो उसकी वर्ग संख्या के इकाई का अंक होगा, तो उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 6। 169 का वर्गमूल है, तो ऑप्शन डी 13। किसी 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा, तो 6 गुणा 6 यानी 36 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। 5.5 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार कमरे में कालीन बिछाने के लिए कितने वर्ग मीटर कालीन की आवश्यकता होगी। तो उत्तर है ए 30.25 वर्ग मीटर। संख्या 44 का वर्ग गुणा किए बिना ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए a धन b की घात 2, ये एक सूत्र होता है जिसकी सहायता से हम मान ज्ञात करेंगे। a की जगह पे हम यहाँ लिखेंगे 40 और b की जगह पे 4। तो इस प्रकार से a की घात 2 धन b की घात 2 धन 2ab हल करने पर देखिए 1936 उत्तर आ गया है। 7वां सवाल है, हल कीजिए। तो हल करेंगे हम यहाँ पर, तो 144 का वर्गमूल आएगा 12। इन दोनों को जोड़ने पर आ रहा है 64। 64 का वर्ग निकालेंगे तो आ रहा है 8, और 248 में 8 को जोड़ने पे आ रहा है 256, जिसका वर्गमूल है 16। तो यहाँ पे हल करने पर उत्तर आ रहा है 16। पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 12 है। तो हमने माना 2m बराबर 12 को ले लिया है हमने, तो m का मान आ रहा है 6 जो कि एक पूर्ण संख्या है। तो m की घात 2 ऋण 1 का मान होगा, यहाँ हम m का मान रखते हैं। तो 6 का वर्ग 36 ऋण 1 यानी कि 35, और यहाँ पे देखिए 36 धन 1 यानी कि 37। तो पाइथागोरस त्रिक के तीनों सदस्य हैं 12, 35 और 37, जिसका एक सदस्य 12 है। अभाज्य गुणनखंड विधि से दी गई संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल हमने निकाल लिया है, 2-2 के जोड़े बनाकर उसमें से एक एक संख्या बाहर ले ली है, इनका गुणा करेंगे। 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36। इसी प्रकार से 17 के 2 जोड़े में से एक 17 बाहर आ गया है, तो 289 का वर्गमूल है 17। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 600 को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो यहाँ पे हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं। हम देख पा रहे हैं
दो दो के जोड़े में 2 और 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, ये देख पा रहे हैं। अतः वह न्यूनतम संख्या है 6। अगर हम यहाँ 6 2 1 2 और 1 3 यानी कि 6 ले लेते हैं तो ये संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। भाग विधि से 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 625 का वर्गमूल निकालने पे आ रहा है 25। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 200 को गुणा करने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो यहाँ पे देखिए हमें अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं और देख पा रहे हैं कि केवल 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, यानी कि वह न्यूनतम संख्या है 2, जिससे हम गुणा कर देंगे तो 200 एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, क्योंकि सभी संख्याएं जोड़े में आ जाएंगी। 12 और 21 ऐसी अद्भुत संख्याओं के युग्म हैं कि वे इनके वर्ग 144 और 441 एक दूसरे के अंक पलटने से प्राप्त होते हैं। क्या आप ऐसी अन्य संख्याओं के युग्म प्राप्त कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे 13 और 31 भी ऐसी ही संख्याएं हैं। 13 का वर्ग प्राप्त हो रहा है 169 और 31 का वर्ग है 961, जिनको पलटने पर वो एक दूसरे संख्याओं के रूप में बदल जाएंगे। एक व्यापक ड्रिल अभ्यास के लिए विभिन्न स्कूलों के 6250 विद्यार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी रहें जितनी की पंक्तियों की संख्या है। ऐसा करने पर प्रशिक्षक यह पाता है कि 9 विद्यार्थी शेष रह जाते हैं। इस वर्ग की प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम 9 को घटा लेंगे और दी गई संख्या का हम वर्गमूल निकाल लेंगे। तो विद्यार्थियों की पंक्तियों की संख्या आ गई है 79, यानी प्रत्येक पंक्ति में 79 विद्यार्थी हैं और पंक्तियों की संख्या भी 79 है। आप अपने घर के उत्तर की ओर चलते हैं, फिर मुड़कर पश्चिम की ओर चलते हैं ताकि आप अपने मित्र के घर पहुंच जाएं। लौटते समय आप अपने मित्र के घर से अपने घर तक विकर्णतः चल कर पहुँचते हैं। लौटते समय आपने कितनी दूरी तय की, तो इसके अनुसार देखिए आप लिख लेंगे। ये उत्तर में चली गई दूरी व पश्चिम में चली गई दूरी के वर्ग के योग के वर्गमूल के बराबर दूरी हमने तय की है। अध्याय 6 घन और घनमूल। किसी संख्या का उस संख्या से 3 बार गुणा करने पे हमें उस संख्या का घन प्राप्त होता है। जैसे 2 दूना 4 दूना 8, 2 का घन है। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 का घन है। यहाँ पर संख्याओं और उनके घन दिए गए हैं जिन्हें आप जरूर से याद कर लें। ये घनमूल, जिस प्रकार से वर्गमूल निकालते समय 2-2 के जोड़े बनाए जाते हैं, इसी प्रकार से घनमूल निकालते समय 3 गुणनखंड जो है उनके 3-3 के जोड़े बनाए जाते हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं 3375 के अभाज्य गुणनखंड निकाले। अब यहाँ 3 बार 3 है और 5 भी 3 बार है, तो इसमें से एक एक जोड़ा हम ले लेंगे। तो 3 पंजे 15 जो है इसका घनमूल आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप 23 के घन में इकाई का अंक क्या है, तो यहाँ पे आप 3 का गुणा करके देख सकते हैं। 3 तिया 9, 9 तिया 27 यानी कि 7। ऑप्शन बी है हमारा उत्तर। 1000 के घनमूल के बराबर संख्या कौन सी है, तो ऑप्शन ए 10। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है, तो वो है ऑप्शन बी 216। 512 घन सेंटीमीटर आयतन वाले घन की एक भुजा की माप कितनी होगी, तो ऑप्शन सी 8 सेंटीमीटर। राशि गीली मिट्टी का एक घना बनाती है जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए इसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, तो ऑप्शन सी 12। 0.05 का घन ज्ञात कीजिए। तो घन ज्ञात करने के लिए 3 बार हम गुणा करेंगे उसी संख्या का, तो उत्तर है 0.000125। 3 के घन को 3 क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। विषम संख्याएं हैं 7, 9 और 11 जो कि क्रमागत हैं एक के बाद एक। इनका योग है 27। 27 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 के रूप में, जिसका घन है 3 की घात 3।
5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन के आयतन ज्ञात करने का सूत्र है घन का आयतन बराबर भुजा की घात 3। तो 5 की घात 3 यानी 5 को 3 बार लिखेंगे और गुणा करेंगे। 5 25, 25 पंजे 125 घन सेंटीमीटर। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 256 को गुणा करने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो यहाँ पे हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं और आप देख पा रहे हैं जोड़े में 1 2 की कमी है, इसलिए वह न्यूनतम संख्या है 2। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 192 को भाग देने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो यहाँ पे देखिए हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले। 3 3 के 2 जो हैं उनके जोड़े बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए अकेला 3 है, यानी यहाँ पर 3 से हम 3 को हटा दें तो दी गई संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। तो वह न्यूनतम संख्या 3 है और 3 को हटाने पर पूर्ण घन संख्या है 64। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 27,000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं। जोड़े में से एक एक संख्या बाहर आ गई है जिनका गुणा करने पर आ रहा है घनमूल 30, यानी 27,000 का घनमूल है 30। निम्नलिखित प्रतिरूपों को देखिए। तो प्रतिरूपों के अनुसार हमें मान ज्ञात करना है। तो मान आ रहा है 271। 1:2:3 के अनुपात में ऐसी 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके घनों का योग 4500 है। तो यहाँ पे हमने देखिए मान लिया है संख्याओं को, इनका योग 4500 है। हल करने पे x की घात 3 आ रहा है 125, यानी x का मान है 5। तो इस प्रकार वे संख्याएं हैं 5, 10 और 15। 2 पूर्ण घनों का अंतर 189 है। यदि इनमें से छोटी संख्या का घनमूल 3 है तो बड़ी संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया। यहाँ पे देखिए प्रश्न के अनुसार समीकरण बना लिया है। बड़ी संख्या के घनमूल में से छोटी संख्या के घनमूल को घटाएंगे तो इनका अंतर 189 आ रहा है। यहाँ पे 3 दिया हुआ है छोटी संख्या का घनमूल, तो 3 की घात 3 यानी कि 27। पक्षांतर करेंगे तो जुड़ जाएगा 216। 216 का यहाँ पे घनमूल निकला तो उत्तर आया 6, यानी बड़ी संख्या का घनमूल है 6। किसी घनाकार बक्से का आयतन 729 घन सेंटीमीटर है तो वह तल में कितनी जगह घेर रहा है। तो इसका हमने घनमूल निकाल लिया है। उत्तर आया है 9 × 9 यानी 81 वर्ग सेंटीमीटर। विद्यार्थियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।